दुनिया की सबसे सुरक्षित और मजबूत जेलों में से एक, जिसे इनस्केपेबल और अनब्रेकेबल का दर्जा भी दिया गया, जिसके लिए माना जाता था कि उससे फरार होना असंभव है। वो जेल और कोई नहीं बल्कि द अल्काट्राज जेल थी। It was a legendary escape from a place that was supposed to be inescapable. लेकिन ये भ्रम 11 जून 1962 की रात तोड़ दिया गया, जब 3 कैदी इस जेल से फरार हो गए और इतिहास रच दिया। It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison. एक ऐसी जेल ब्रेक जिसने FBI, यूएस कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को इस तरह हिला कर रख दिया कि आज तक ये केस सुलझ नहीं सका। आखिर क्या हुआ था 11 जून की उस रात को और कैसे इन कैदियों ने इस असंभव जेल ब्रेक को अंजाम दिया? वेलकम टू द वर्ल्ड्स नंबर 1 मोस्ट सिक्योर प्रिजन ब्रेक मिस्ट्री एवर, द अल्काट्राज एस्केप। जब तुम समाज के कानून तोड़ते हो तो तुम्हें जेल भेजा जाता है, पर जब तुम जेल के कानून तोड़ते हो तो तुम्हें अल्काट्राज द रॉक भेजा जाता है। सैन फ्रांसिस्को बे से महज 2 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के ठंडे और गहरे पानी के बीच एक 22 एकड़ का आइलैंड है, द अल्काट्राज आइलैंड, और ये समंदर में एक बड़ी चट्टान पर होने की वजह से द रॉक नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में ये एक मिलिट्री बेस था जो सैन फ्रांसिस्को बे के एंट्रेंस की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। फिर यूएस सिविल वॉर के दौरान इसे जंग के कैदियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर आया 1930 का दशक, जब अमेरिका क्राइम और गैंगस्टर्स से पूरी तरह परेशान था। तब 1934 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फैसला किया कि अल्काट्राज को एक ऐसे फेडरल प्रिजन में बदल दिया जाए जो सिर्फ खूंखार और खतरनाक मुजरिमों के लिए ही हो, क्योंकि यहाँ एक बार कैद होने के बाद अपनी मर्जी से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था, क्योंकि अल्काट्राज चारों तरफ से पैसिफिक ओशन के ठंडे और खौफनाक पानी से घिरा हुआ था जो इंसानी जिस्म को जिंदा बर्फ बना दे। ऊपर से समंदर की ऊंची बेरुख लहरें और घूमती शिकारी शार्क्स किसी भी इंसान का नामो निशान मिटाने के लिए काफी थी। जेल के इर्द गिर्द 15 फीट ऊंची इलेक्ट्रिक फेंस की जाल थी, जिसे छूते ही इंसान पल भर में राख के बराबर हो जाए। हर कोने पर 6 वॉच टावर्स थे जो बाज की तरह नजर टिकाए खड़े थे। दिन हो या रात 24 घंटे गार्ड्स ड्यूटी पर तैनात रहते थे। अब सोचिए, क्या कोई इंसान मौत के इस खेल में अपनी किस्मत आजमाएगा? और अभी तो ये सिर्फ बाहरी सुरक्षा थी। जेल के अंदर की सुरक्षा तो और भी खौफनाक थी, जो किसी भी इंसान के हौसले को तोड़ने के लिए काफी है। जेल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया था, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ए ब्लॉक पुराना और कमजोर था, इसलिए उसे गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ब्लॉक बी और सी में आम कैदियों को रखा जाता था। हर कैदी के पास सिर्फ 5 बाई 9 फीट का छोटा सा सेल होता था, एक किंग साइज बेड से भी छोटी जगह, जिसमें एक इंसान सिर्फ सो सकता था। और वहीं ये लोग अपनी पूरी जिंदगी काटते थे। और अगर आप सेल तोड़कर भागने की सोच रहे हैं तो सुन लीजिए, सेल्स की दीवारें 25 सेंटीमीटर मोटी स्टील बार से बनी थी, जिन्हें बिना हैवी मशीन्स के तोड़ना नामुमकिन था। और सेल के दरवाजे पावरफुल मैकेनिकल सिस्टम से लॉक्ड रहते थे, जो सिर्फ बाहर से खोले जा सकते थे। ऊपर से गार्ड्स हर टाइम कॉरिडोर पर पहरा देते थे, जो जरा सी भी हरकत पकड़ लेते थे। फिर आता है ब्लॉक डी। ये था सबसे खूंखार और खतरनाक कैदियों का घर। यहाँ उन्हें अंधेरे में बिल्कुल ही अलग रखा जाता था, जहाँ ना के बराबर रोशनी होती थी और ना ही कोई बातचीत। इसी वजह से ये ब्लॉक द होल नाम से भी मशहूर था। एक ऐसी जगह जहाँ रहकर इंसान अंदर से खोखला हो जाए। ये सिर्फ एक ब्लॉक ही नहीं था, बल्कि इंसानी जज्बात और उम्मीद को तोड़ देने वाला एक दरिंदा था। अल्काट्राज में कैदियों के लिए कानून भी उतने ही सख्त थे जितनी उनकी सुरक्षा। कैदियों को अखबार और रेडियो तक रखने की इजाजत नहीं थी। उन्हें असली चिट्ठियां भी नहीं मिलती थी, सिर्फ सिक्योरिटी द्वारा लिखी कॉपीज दी जाती थी, ताकि कोई सीक्रेट मैसेज अंदर न आ पाए। मार्लिन ओलिवर की किताब अल्काट्राज प्रिजन इन अमेरिकन हिस्ट्री के मुताबिक भागने की कोशिशों को रोकने के लिए अल्काट्राज में एक सख्त रूल ऑफ साइलेंस भी लागू था। कैदी ना तो अपने सेल में और ना ही डाइनिंग हॉल में एक दूसरे से बात कर सकते थे। लेकिन इन सख्त नियमों के बीच अगर कोई चीज थी जो कैदियों को थोड़ी राहत देती थी, तो वो था अल्काट्राज का लजीज खाना। जोलीन बेबियाक की किताब द ग्रेट एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज के मुताबिक यहाँ का कुजीन पूरे फेडरल प्रिजन सिस्टम में सबसे बेहतर माना जाता था। वापस अगर सिक्योरिटी की बात करें तो दिन में कई बार कैदियों की गिनती होती थी, ताकि अगर कोई कैदी सेल से गायब हो भी जाए तो तुरंत पूरे आइलैंड पर हाई अलर्ट अलार्म बजा दिया जाए। यहाँ के गार्ड्स और उनकी ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही मकसद था, अल्काट्राज से कोई भी कैदी जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंसानी फितरत ही होती है कि वो अपनी सारी बंदिशों को तोड़ना चाहता है। और यही वजह थी कि 29 सालों के इतिहास में अल्काट्राज से भागने की 14 कोशिशें की गईं।
जिनमें कुल 36 कैदी शामिल थे। इनमें से 23 को वापस पकड़ लिया गया, 6 कैदियों को जेल में ही मार दिया गया और 2 को समंदर अपनी कोख में समा ले गया। मगर 3 कैदियों का ऐसा इतिहास है जो आज तक एक राज बना हुआ है और आज हम उसी राज का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। कौन थे ये 3 लोग और कैसे इन्होंने अनब्रेकेबल प्रिजन को ब्रेक किया। इनमेट नंबर 1 फ्रैंक मॉरिस। 1 सितंबर 1926 को वॉशिंगटन डीसी में फ्रैंक ली मॉरिस का जन्म होता है। उसका बचपन आम नहीं था। 11 साल की उम्र में ही अनाथ हो जाने के कारण उसे अपना पूरा बचपन फॉस्टर होम्स में गुजारना पड़ा। सही परवरिश की कमी और सहारे की तलाश ने उसे छोटी उम्र से ही क्राइम की दुनिया में धकेल दिया था। चोरी, नारकोटिक्स और आर्म्ड रॉबरी जैसे जुर्म तो उसके लिए आम बात थी, लेकिन मॉरिस कोई आम मुजरिम नहीं था। FBI ने उसे सुपीरियर इंटेलिजेंस का लेबल दिया था क्योंकि उसका IQ 133 था, जो दुनिया के 98% लोगों से ज्यादा था। हर बार जेल से भाग जाने की वजह से उसका अलग अलग जेल्स में ट्रांसफर होता रहा। पहले वो एटलांटा जेल में था, फिर उसे फ्लोरिडा जेल भेजा गया, लेकिन वहां भी भागने की कोशिश करने पर तंग आकर 20 जनवरी 1960 को मॉरिस को प्रिजनर नंबर AZ-1441 बनाकर एल्केट्राज जेल भेज दिया गया। कुछ दिन बाद मॉरिस की मुलाकात एंगलिन ब्रदर्स से होती है। इनमेट 2 and 3 एंगलिन ब्रदर्स, जॉन एंड क्लैरेंस। एंगलिन ब्रदर्स यानी जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन, जिनका जन्म जॉर्जिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। दोनों भाई बचपन से ही बड़े साहसी और बेहतरीन तैराक थे। कठिन हालातों से मजबूर होकर 17 जनवरी 1958 को उन्होंने बैंक ऑफ कोलंबिया लूटा, जिसके लिए उन्हें 35 साल की सजा सुनाई गई। पहले उन्होंने फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन और अटलांटा जेल में सजा काटी, लेकिन बार बार भागने की कोशिशों के कारण उन्हें भी एल्केट्राज ट्रांसफर कर दिया गया। जॉन एंगलिन 24 अक्टूबर 1960 को प्रिजनर नंबर AZ-1476 और क्लैरेंस एंगलिन 16 जनवरी 1961 को प्रिजनर नंबर AZ-1485 बनकर एल्केट्राज पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई एलन वेस्ट से। इनमेट नंबर 4 एलन वेस्ट। एलन वेस्ट, जिसे अपने पूरे जीवन काल में करीब 20 बार गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं में से एक बार 1955 में उसे कार चोरी के जुर्म में अटलांटा जेल भेजा गया। वहां भागने की कोशिश करने पर उसका ट्रांसफर फ्लोरिडा जेल कर दिया गया, लेकिन वहां भी उसने हर मौका तलाशने की कोशिश की। आखिरकार 1957 में सिर्फ 28 साल की उम्र में उसे प्रिजनर नंबर AZ-133 बनाकर एल्केट्राज भेज दिया गया। किस्मत देखिए, एल्केट्राज आने से पहले ही ये चारों एक दूसरे से मिल चुके थे, कभी अटलांटा जेल में तो कभी फ्लोरिडा स्टेट जेल में, और इसी वजह से जब ये एल्केट्राज पहुंचे तो इनका एक ग्रुप बन गया और साथ ही शुरू हुई एक खुफिया साजिश जो उन्हें दुनिया की सबसे बेबाक जेल ब्रेक की तरफ ले जाने वाली थी। ये प्लान चारों का था, मगर तकदीर सिर्फ 3 के भागने की गवाह बनी। आखिरी पल में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने एक को हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों में कैद कर दिया। एल्केट्राज में सख्त नियमों के बावजूद कैदियों को उनकी हॉबीज के हिसाब से कुछ सुविधाएं भी मिलती थी। जिन्हें पेंटिंग का शौक होता उन्हें पेंटिंग मटेरियल दिया जाता। पढ़ने के शौकीन कैदियों के लिए लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं और जिन्हें म्यूजिक का शौक होता उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल में हर शाम 1 से 1.5 घंटे का म्यूजिकल आवर भी होता था, जिसमें सब कैदी अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। मॉरिस को भी म्यूजिक का काफी शौक था, इसलिए उसने अपने लिए एक कॉन्सर्टीना भी ले रखा था। वहीं सुबह कैदियों से काम करवाया जाता था ताकि वो बोर न हो और थोड़े पैसे भी कमा सके। मॉरिस लाइब्रेरी में काम करता था। क्लैरेंस एंगलिन का काम कैदियों के बाल काटने का था और एलन बी ब्लॉक की सफाई और मेंटेनेंस का काम संभालता था। एलन के इसी काम की वजह से वो जेल के स्ट्रक्चर और उसकी कमजोरियों से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था, जिसका उसने बेइंतहा फायदा उठाया। अगले 2 सालों तक ये चारों अपने एस्केप प्लान की हर छोटी बड़ी डिटेल पर काम करते रहे। अब ये प्लान उनके लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उनके जीने का मकसद बन चुका था, जिससे या तो वो आसमान छुएंगे या फिर जमीन के नीचे सोएंगे। तो आइए चलते हैं उन 2 सालों के सफर पर। लेट 1961 एक दिन हमेशा की तरह एलन बी ब्लॉक की सफाई कर रहा था। अचानक ऊपर से मिट्टी नीचे खड़े एक गार्ड पर गिर गई। गार्ड गुस्से में चिल्लाया, पर एलन ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर सफाई होगी तो मिट्टी तो गिरेगी ही। हाँ, अगर एक पर्दा लगा दिया जाए तो मिट्टी भी नहीं गिरेगी और सफाई भी आसानी से हो जाएगी। गार्ड को ये सुझाव पसंद आया और उसने जेल अधिकारियों तक बात पहुंचा दी और कुछ ही दिनों में ब्लॉक के अंदर पर्दे लगा दिए गए। एलन और उसके साथियों के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब ये पर्दों की आड़ में अपने प्लान पर बिना किसी रुकावट के कोई भी काम कर सकते थे। न कोई देखने वाला, न ही कोई रोकने वाला। जेल के अंदर मानो जैसे उनका एक सीक्रेट वर्कशॉप बन गया था। सितंबर 1961
सीक्रेट वर्कशॉप का कोई मतलब नहीं था अगर वो लोग अपने सेल से ही ना निकल पाए। किंतु इस मुश्किल का हल एलन पहले ही निकाल चुका था। हर सेल की पिछली दीवार में एक 6 इंच का वेंटिलेशन ब्लॉक था जिसमें एक मोटी जाली लगी थी, पर औजार के नाम पर सिर्फ किचन से चुराए हुए चम्मच और ब्लेड थे जिनसे जाली तोड़ना मतलब रुई से पत्थर तोड़ने जैसा था। तब उन्होंने एक पुराना वैक्यूम क्लीनर लिया और उसकी मोटर को मॉडिफाई करके जुगाड़ू ड्रिल मशीन बना ली। ड्रिलिंग के लिए रात के म्यूजिकल आवर का टाइम चुना ताकि जेल के शोर शराबे की गूंज में ये आवाज दब जाए और गार्ड्स को इसकी जरा भी भनक ना लगे। ड्रिलिंग के बाद वेंटिलेशन ब्लॉक की टूटी हुई जाली छुपाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड और पेंट से एक हुबहू नकली जाली बनाई जो दूर से बिल्कुल असली लगती थी। साथ ही ये जाली के आगे अपना सामान रख देते थे ताकि शक की कोई गुंजाइश ना बचे। 6 महीने की लगातार मेहनत के बाद वेंटिलेशन ब्लॉक पूरी तरह टूट चुका था। दीवार में इतना बड़ा छेद हो चुका था कि 1 फीट इंसान थोड़ी सी मशक्कत के बाद वहां से निकल सके। ब्लॉक के उस पार एक वेंटिलेशन टनल थी जिसमें पाइप्स और जालियों का सहारा लेकर ऊपर छत तक पहुंचा जा सकता था। एक दिन जब एलन छत की सफाई के लिए गया था तब उसने इस रास्ते को खोजा था, लेकिन छत तक पहुंचना सिर्फ आधा काम था। असली चुनौती अब भी बाकी थी। एल्काट्राज के चारों तरफ 1.5 मील तक फैला ठंडा बर्फीला पैसिफिक ओशन, तेज लहरों का तूफान, जानलेवा हवाएं, शिकार करने वाले शार्क्स और बिना किसी सेफ्टी सपोर्ट के अंधेरी रात में तैरना, ये तो पागलपन है। आज तक कोई भी कैदी इसे पार नहीं कर पाया और जिसने भी कोशिश की थी उसने अपनी जान गंवाई। लेकिन इस चुनौती का हल निकालना तो पड़ेगा। अप्रैल 1962 तभी एक दिन जेल की लाइब्रेरी में एलन को पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन दिखती है जिसमें वाटरप्रूफ फ्लोटेशन डिवाइसेस बनाने का एक चालाक आइडिया दिया गया था। बस यही एक मौका था। धीरे धीरे उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट्स चुराए और स्टीम पाइप्स की हीट का यूज करके उन्हें जोड़कर एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट और लाइफ वेस्ट्स बना लिए। राफ्ट में हवा भरने के लिए मॉरिस के कॉन्सर्टीना को मॉडिफाई करके एक जुगाड़ू एयर पंप बना दिया गया। साथ ही लकड़ी और स्क्रूज का यूज करके पैडल्स भी बना लिए। अब वो काफी हद तक उस कातिल समुंदर का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक और बड़ी मुश्किल थी। अगर नाइट चेक के दौरान गार्ड को उनका बिस्तर खाली मिलता तो शक होना तय था। इसलिए उन्होंने डमी हेड बनाए, टॉयलेट पेपर और सोप मिक्सचर से इंसानी चेहरे का आकार दिया, उस पर पेंट किया और असली बाल लगाए ताकि दूर से बिल्कुल असली लगे और ऊपर से क्लैरेंस अंगलिन बार्बर का ही काम करता था। बाल चुराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती ये डमी हेड्स को बिस्तर पर रखते, साथ ही कंबल के नीचे तकिए और कपड़े इस तरह सजाते कि दूर से देखने पर लगे जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो और गार्ड बिना शक किए आगे निकल जाए। इस तरह कई महीनों की लगातार मेहनत का नतीजा यह था कि उन्होंने गार्ड्स को चकमा देने के लिए डमी हेड्स तैयार किए, वेंटिलेशन ब्लॉक तोड़कर छत तक पहुंचने का रास्ता बनाया और घातक पैसिफिक ओशन पार करने के लिए राफ्ट और पैडल्स भी बना लिए। अब उनका इंतजार खत्म होता है। 11 जून 1962 का वो ऐतिहासिक दिन आ गया था जब एल्काट्राज की मजबूत दीवारें बिखरने वाली थीं। इम्तिहान की घड़ी अब सामने खड़ी थी। चारों पूरी तरह से तैयार थे। आज की रात या तो उनकी आजादी का अफसाना बनेगी या फिर मौत का अफसोस। 11 जून 1962 रात 9:30 एल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को बे। सर्दी भरी रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और ज्यादातर कैदी सोने की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ 4 को छोड़कर। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई, चारों ने अपने सेल्स में प्लान को अंजाम देना शुरू किया। डमी हेड्स अपनी जगह पर रख दिए गए, बिस्तर सजा दिया गया। फिर सेल के वेंटिलेशन ब्लॉक की तरफ बढ़े, उस पर लगी नकली कार्डबोर्ड ग्रिल हटाई और वेंटिलेशन टनल में घुस गए। वहां से पाइप्स और ग्रिल्स का सहारा लेकर छत तक पहुंच गए। मॉरिस सबसे पहले पहुंचा। कुछ ही देर में जॉन और क्लैरेंस एंगलिन भी उसके साथ छत पर आ गए। लेकिन एलन कहाँ रह गया? प्लान के मुताबिक तो उसे सबसे पहले पहुंचना था, पर उसका कोई अता पता नहीं था। वक्त फिसलता जा रहा था। यहाँ हर एक सेकंड बहुत कीमती था। थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन अब रुकना नामुमकिन था। आखिरकार नम आंखें और भारी दिल के साथ तीनों तना आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। छत के दूसरे छोर पर एक किचन स्टोव पाइप मिला जिसके सहारे वो नीचे उतरे। फिर 12 फुट की 2 वायर फेंसेस पार करते हुए जेल के उत्तरी किनारे तक पहुंच गए। अराउंड 11 PM अब सामने था सबसे बड़ा इम्तिहान, पैसिफिक ओशन। अंधेरा गहरा हो रहा था, हवा भी तेज हो रही थी, लहरों का शोर और भी भयानक लग रहा था। डर था, लेकिन हौसला उस डर से बड़ा था। बिना देरी किए उन्होंने राफ्ट निकाली और जुगाड़ू एयर पंप से हवा भरनी शुरू की। कुछ ही देर में राफ्ट तैयार हो गई और गहरी सांस लेकर तीनों राफ्ट में बैठ गए। एल्काट्राज की उन दीवारों की तरफ एक आखिरी नजर डाली और धीरे धीरे राफ्ट
राफ्ट को समुंदर के हवाले कर दिया। उस रात महासागर की बेचैन लहरों से लड़ते हुए 3 कैदी दुनिया की सबसे सुरक्षित और अटूट मानी जाने वाली जेल को तोड़कर एक नई दास्तान लिख गए। वहीं दूसरी तरफ एलन वेस्ट के साथ क्या हुआ? प्लान के मुताबिक ठीक लाइट्स ऑफ होते ही उसने अपना बिस्तर सजाया और वेंटिलेशन ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ा, मगर रास्ता उतना आसान नहीं था। फेक कार्डबोर्ड ग्रिल को हल्का सीमेंट लगाकर चिपकाना था ताकि एक झटके में खुल जाए, लेकिन गलती से ग्रिल इतनी जोर से चिपक चुकी थी कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। महीनों की मेहनत एक छोटी सी गलती की वजह से बर्बाद होती दिख रही थी, पर वो हार नहीं माना, कोशिश करता रहा और आखिर वेंटिलेशन ब्लॉक देर से ही पर खुल गया। तुरंत ही उसने टनल के जरिए छत तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक पल की मुस्कान एक कड़वी हकीकत में बदल गई। अब वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस रात वो बस अपनी किस्मत को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। 12 जून सुबह के 7 बजे अगली सुबह शिफ्ट चेंज होते ही गार्ड्स ने रूटीन हेड काउंट शुरू किया। थोड़ी देर बाद मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स का नाम पुकारा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शक होने पर एक गार्ड मॉरिस के सेल की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि मॉरिस अब तक सो रहा था। गार्ड को ये कुछ अजीब लगा। उसने अपनी सिक्योरिटी स्टिक से मॉरिस को जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्टिक सिर से छुई, सिर जमीन पर गिर गया। एक पल के लिए गार्ड की सांसें रुक गईं। ध्यान से देखने पर उसके होश उड़ गए। ये एक डमी हेड था। फौरन एंगलिन ब्रदर्स के सेल्स चेक किए गए, वहां भी वही हालत थी, डमी हेड्स। उन्हें एहसास हो गया कि तीनों कैदियों ने अल्काट्राज से फरार होने के बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। जेल में हंगामा मच गया। हाई अलर्ट सायरन गूंजने लगे। पूरे फैसिलिटी में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। FBI, यूएस कोस्ट गार्ड और ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया। हेलीकॉप्टर्स, बोट्स और डाइवर्स ने सैन फ्रांसिस्को बे के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन न राफ्ट मिली, न कोई बॉडी, न कोई सबूत। सब कुछ इस तरह गायब हो गया जैसे हवा में घुल गया हो। जब उनके सेल्स की बारीकी से तलाशी ली गई तो तीनों के वेंटिलेशन ब्लॉक्स टूटे मिले। वही डिजाइन, वही प्लान, पर सबसे बड़ा झटका एलन वेस्ट के सेल को देखकर लगा। उसका वेंटिलेशन ब्लॉक भी टूटा हुआ था। मतलब साफ था, एलन भी उनके साथ मिला हुआ था, लेकिन भाग नहीं पाया। एलन समझ चुका था कि FBI की नजर से बचना अब नामुमकिन है। कम से कम सजा हो, इसलिए उसने पूरा एस्केप प्लान FBI के सामने रख दिया। एलन ने बताया कि उनका प्लान था पहले 2 मील दूर एंजल आइलैंड तक पहुंचना, वहां से गाड़ी और कपड़े चुराकर जितना जल्दी हो सके सैन फ्रांसिस्को बे से दूर चले जाना। उनका अंतिम लक्ष्य था साउथ अमेरिका भाग जाना, क्योंकि वहां एक्स्ट्रेडिशन लॉज लूज थे और पुलिस की पहुंच कम। FBI के पास कोई क्लियर एस्केप रूट नहीं था, इसलिए एलन की बात मानकर तहकीकात शुरू की गई। अल्काट्राज और एंजल आइलैंड के बीच एक तैरता पैडल मिला जो साबित करता था कि वो सच में जेल से निकल चुके थे। 14 जून 1962, एक दिन बाद 14 जून को अथॉरिटीज को एंजल आइलैंड के करीब एक रेनकोट से बना छोटा सा बैग तैरता मिला, जिसके अंदर कुछ फैमिली फोटोज और पर्सनल लेटर्स मिले। पर्सनल चीजें जो सिर्फ उन्हीं तीनों की हो सकती थीं। यहाँ 2 संभावनाएं थीं, या तो वो समुंदर पार करने में सफल रहे या फिर डूब गए। अगर वो एंजल आइलैंड तक पहुंचे होते तो वहां कोई सबूत मिलता, और अगर डूबे होते तो उनकी बॉडीज या राफ्ट के टुकड़े समुद्र में मिलते। लेकिन न बॉडी मिली, न ही फुटप्रिंट्स, न राफ्ट मिला, न ही चोरी का कोई रिकॉर्ड और न ही एंजल आइलैंड पे उनकी मौजूदगी का कोई भी निशान। समय के साथ इस मिस्ट्री केस से जुड़ी कई लीड्स मिली, लेकिन कोई भी एक पक्के अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। उल्टा यह केस एक दलदल की तरह और ज्यादा रहस्यमय होता ही गया। चंद लहरों का शोर सुना था उस रात, लेकिन न वो लहरों से निकले न ही लहरों में मिले। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी और बेबाक जेल ब्रेक की। इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसान को कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके इरादों को नहीं, और इसीलिए अल्काट्राज की वो मोटी दीवारें भी मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स को कैद न रख सकी। आपको क्या लगता है, क्या वे तीनों बच गए होंगे? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।